तो मिशन 80 वर्सेस 80 हराओ, बीजेपी को हटाओ। 2024 के लिए अभी से सियासी पिच पर अपनी अपनी फील्डिंग सेट होने लगी। 2024 के लिए यूपी में बीजेपी का मिशन 80 का प्लान है। बीजेपी का यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है। वहीं अखिलेश ने 80 हराओ, बीजेपी हटाओ का नारा दिया है। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में शामिल होने की एसपी की तैयारी कर रही है। 2024 में जहां फिलहाल मायावती अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, तो वहीं आरएलडी कांग्रेस वाले मोर्चे में जाने का मन बना चुकी है। ओपी राजभर वाली सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। तो सवाल वही है, मोदी योगी का मिशन 80 विपक्ष देगा कितनी टक्कर? 24 के लिए योगी का प्लान, विपक्ष क्यों परेशान? शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 की बिसात, माया को भाएगा किसका साथ? 13.5% वोट हमारा आज भी इंटैक्ट है और लक्ष्य की तरह बीच में खड़ा है। जिधर को भी होगा एकदम रिजल्ट दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे या एक ही तरफ रिजल्ट चले जाएंगे। मीटिंग कहीं भी हो जाओ, किधर भी हो जाओ, कोई भी कर ले, आखिर में सबको पहुंचना ही पड़ेगा कि कुमारी बहन मायावती जी के साथ के बगैर कुछ नहीं दिखेगा। अखिलेश करेंगे गठबंधन, साथ आएंगी मायावती। कि खुलूस नियत से साथ हो जाए। हम बीजेपी से लड़े, आपस में ना लड़े। बीएसपी समाजवादी से ना लड़े, बीएसपी बीजेपी से लड़े। बुआ बबुआ करेंगे खेला, फिर 2019 वाला फॉर्मूला। इस लड़ाई में जो हमारे साथ आना चाहे, जो विपक्ष को मजबूत करना चाहे, उसका स्वागत। हमारे पीडीए का मतलब है, पिछड़े से हमारा मतलब है कि इस वर्ग समाज में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े हैं, उनसे हमारा मतलब है, चाहे वो किसी वर्ग किसी समाज से आते हों। 24 का दंगल, अखिलेश के पीडीए में क्यों नहीं जनरल? कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे? जनरल और जोड़ दें। जनरल से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? तो वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके 140 करोड़ के नेता बन जाएं और 542 सीटों को जीत लें। मोदी योगी का मिशन 80 विपक्ष देगा कितनी टक्कर? अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महागठबंधन के घूम रहे हैं, आप भरोसा रखना 2024 में जनता दल यूपी पर खाता भी नहीं छोड़ेगा। और जो श्री अखिलेश यादव जी 80 सीटों का अहंकार दिखा रहे हैं, उनका भी मुझे उत्तर प्रदेश में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। और अब वक्त आज महाबहस के 3 राउंड्स के सवाल का, एक एक करके आपको दिखाते हैं कि आज क्या सवाल सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। पहला सवाल जो हम राउंड 1 में पूछेंगे, माया अखिलेश का फिर 2019 वाला फॉर्मूला। 2019 में एसपी बीएसपी साथ आए थे, क्या एक बार फिर से बुआ बबुआ करेंगे खेला? ये बड़ा सवाल है। राउंड 2 में हम सवाल पूछेंगे अपने सभी मेहमानों से, अखिलेश के पीडीए में क्यों नहीं जनरल? पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब उसमें बीजेपी ने कमेंट किया है कि उसमें जनरल क्यों नहीं है। सवाल नंबर 3 आखिरी राउंड में हम पूछेंगे, मोदी योगी का मिशन 80 विपक्ष देगा कितनी टक्कर? क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा या विपक्ष के भी अपने अपने कई मोर्चे तैयार होंगे? और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय मिश्रा जी नेता बसपा हमारे साथ हैं, और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी, ये बताइए, एक बार फिर से विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बसपा कह रही है हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन खबर यह है कि झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है। आरएलडी पहले ही कांग्रेस के साथ जाने का मन बना रही है। आप नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर के साथ कौन सा मोर्चा तैयार कर रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि मिशन 80 में सफल होगी बीजेपी? देखिए, चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात से परेशान रहती है कि विपक्ष में क्या हो रहा है, जबकि उनकी चिंता होनी चाहिए कि जो जनता ने उनको चुना था वो जनता की बात करें। विपक्ष की इतनी चिंता क्यों कर रहा है? ये तय है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, ये तय है।
अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके बड़ी परेशान रहती है कि सीटें तो हम हार रहे हैं, तो वो विपक्ष की चिंता कर रही है कि समाजवादी क्या कर रही है, दूसरे दल क्या कर रहे हैं, वो उनकी चिंता करने में लगी। अरे प्रभु, हमने आपको वोट नहीं दिया था, जनता ने आपको दिया था। जनता के मुद्दों पे चर्चा कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन जनता की बात तो आपने सुनी नहीं, जनता की तो आपने कोई समस्या का समाधान किया नहीं। इसलिए इस बार चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह दिखाएगी। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी, यही सवाल आपके लिए। कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन की सच्चाई सारी जनता को दिखाई दे रही है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अब एक एक शब्द के विश्लेषण पर आ गई है। पीडीए है, फिर कहते हैं इसमें जी गरीब क्यों नहीं है, फिर कह देंगे कि साहब वुमेन्स क्यों नहीं है, फिर वो कह देंगे बच्चे क्यों नहीं है। इसकी जगह पर अगर योगी जी और मोदी जी मणिपुर को, जलते मणिपुर को बचा लें, पूरी देश जो है महंगाई की मार से जल रहा है, इसको बचा दे, पूरे देश के जो नौजवान बच्चे हैं अग्निवीर की मार से जल रहे हैं, इनको बचा दे, या बेरोजगारी की मार से जल रहे हैं, इनको बचा दे, तो मेरे ख्याल से इनको ये सारी बातें नहीं करनी पड़ेंगी। तो आने वाला अनिला सिंह जी का रुख कर लेते हैं। जो सवाल आपने उठाए और वही सवाल लगभग अनुराग भदौरिया जी ने उठाए, लेकिन जब विपक्षी मोर्चे की बात करते हैं तो फिलहाल एसपी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ हैं या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अनिला जी, कलेक्टिव रूप से सवाल यही है कि जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। आप क्यों, विपक्षी पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है, उनका क्या समीकरण बन रहा है, उस पर आप क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हैं? मेरी सबको राम राम भाई। राजनीति कर रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनको लगातार हम सॉल्व भी करते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। इसीलिए तो 14 में भी साथ दिया उत्तर प्रदेश ने, 17 में भी दिया, 19 में भी दिया, 22 में भी दिया। तो कोई ना कोई तो कारण है ना, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए तो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। और राजनीति कर रहे हैं तो क्यों नहीं देखेंगे भाई, कौन सा राजनीतिक दल कहाँ जा रहा है, किसके साथ मिल रहा है, किस प्रकार का गठजोड़ हो रहा है या ठगजोड़ हो रहा है, क्यों नहीं देखेंगे? 100 बार देखेंगे। अगर इनके नेता सोते रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सोते रहते हैं। हम तो 24/7 काम करते हैं, एक बार नहीं 100 बार देखेंगे। ठीक है। और हर फॉर्मूला इन लोगों ने अपना लिया है। 2019 में भी जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, सपा की तो वोट परसेंटेज भी कम आई थी बसपा से। कौन से ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? और देखिए, मोदी योगी विरोध करते करते मैं देखती हूँ कि भी सुरेंद्र राजपूत जी भी जो है सपा का साथ आके खड़े हो जाते हैं। वैसे अखिलेश यादव जी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से मना कर देते हैं। इन लोगों का समझ में नहीं आता है कि भैया आपकी असलियत क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो खुली किताब है, तो इसलिए जनता आशीर्वाद भी देती है। ठीक है, विजय मिश्रा जी का रुख करते हैं, बसपा नेता हमारे बीच में। विजय मिश्रा जी, क्या 2019 का फॉर्मूला एक बार फिर से दोहराएंगे? आशीर्वाद मिलेगा समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस की तरफ झुकाव रहेगा? आस्था जी, मैंने कई बार कह दिया कि हम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और रही बात सपा और भाजपा की, ये दोनों सत्ता पाने के लिए बहुत अस्तर गिरा देते हैं। चाहे भाजपा हो, भाजपा भी गठजोड़ पे ही विश्वास करती है, उनको जनता के वोटों पर विश्वास नहीं रहता। केवल दिन भर गणित लगाते हैं कौन सी पार्टी मेरे साथ हो जाए, कौन सा नेता मेरे साथ हो जाए। जो नेता ये तो सभी सियासी पार्टी करती है विजय जी, बसपा भी इससे अलग नहीं है। बात पूरी हुई। जो नेता इनका विरोध करता है उसके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, कोर्ट के सम्मन पहुंच जाते हैं। तो ये तो लोकतंत्र को इनको विश्वास ही नहीं रह गया है। ये तो केवल दाम दाम दंड जो भी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं आप विपक्ष की राजनीति करेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, विपक्ष की राजनीति करेंगे, किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं होंगे? आप सवाल उठा रहे हैं ना सरकार पर। जी का रोज स्टेटमेंट आ रहा है, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, 80 सीटों पर कुछ चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अब भाजपा कहते कि बसपा भी टीम है मेरी, सपा कहते मैं गठबंधन कर लूंगा, ये तो उनके सपने हैं ना। हमारी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे। हम तो स्वतंत्र चुनाव स्वतंत्र लड़ेंगे। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, आज बसपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई है और उसमें यह कहा गया है कि हम अपने बूते 80 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव से पहले उनकी बैठक होती है, कहते हैं इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। लेकिन बसपा का चुनाव लड़ना कोई ना कोई समीकरण तो बनाता है या बिगाड़ता है? देखिए अस्पताल जी, निश्चित रूप से अगर बसपा 80 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है, और बसपा को आप बिल्कुल निराधार ना मान के चलिए, क्योंकि बसपा का जो अपना एक वोट बैंक है
और साथ में अगर मान लीजिए उसके साथ अल्पसंख्यक वोट भी जुड़ता है तो बसपा भी अपने आप में एक शक्ति बनती है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि मैं देख करके बड़ा हास्यास्पद मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों का अगर आप अध्ययन करेंगे या एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखिए, जो 29 में से जो पार्टी 24 चुनाव हारी हो, वो पार्टी ऐसे दिखा रही है कि जैसे पता नहीं उन्होंने कितनी बड़ी फतेह कर ली हो केवल एक चुनाव से। और जो पार्टी 29 में से 21 चुनाव जीती हो, वो पार्टी ये कह रहे हैं कि अब 80 में से 80 सीटें हारेगी और दूसरी पार्टी जो है वो 80 में से 80 सीटें जीतेगी। चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले भी 400 सीटें को पार हो रहे थे। तो देखिए, ये तो हमारे यहाँ कहा जाता है जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। केवल टीवी और ट्विटर पे बोलने से कोई सीटें अगर जीतता होता तो मेरे हिसाब से सारे के सारे प्रधानमंत्री होते। इस देश के अंदर कोई भी आदमी जो है विपक्ष में नहीं बैठा हुआ होता। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, बसपा की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, अभी तक ये कहा जा रहा है कि हम इंडिपेंडेंटली मैदान में होंगे, तो आप लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप दोनों के वोट बैंक का तो एक बहुत बड़ा प्रतिशत कॉमन है, चाहे वो मुसलमान हो या पिछड़ा हो। मैंने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, समाजवादी हमेशा विकास की राजनीति करते हो, विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची हुई है, उनके पेट में मरोड़ हो रही है, वो परेशान है क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। जनता को जो वादे किए थे, आप मुझे ये बताइए अनुराग जी, 80 सीट पर आपके कैंडिडेट, 80 पर ही बसपा के कैंडिडेट, 80 पर ही कांग्रेस के भी कैंडिडेट, चलिए कुछ निकाल दीजिए, हो सकता है आरएलडी को कुछ वो दे दें, तो कैसे ये विपक्षी एकता स्टैब्लिश होगी? आप तो आपस में एक दूसरे के वोट काट देंगे। अगर आप इतना सब समझ जाते तो फिर राजनीति हम लोग क्यों कर रहे होते? भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें हारने जा रही है, या मान लीजिए ये तो चुनावी भाषण जैसा लगा अनुराग जी। आप समीकरणों पर, आप डेटा पर बात करिए ना। आप टोक पड़ेंगे तो मैं बोलूंगा कैसे, आप बताइए। तो आप पहला सवाल पूरा पूछ लीजिए, फिर आप बोलिए। मैंने पूछ लिया सवाल, मैंने पूछ लिया बस। तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में देखिए कैसे खलबली मची हुई है। अगर ये परेशान नहीं होते तो क्यों सवाल बार बार उठाते, क्यों एक एक शब्द को पकड़ रहे होते? अगर इनकी परेशानी नहीं होती तो पता क्या कहते, कोई बात नहीं, उनको गठबंधन करने दो, हम तो काम कर रहे हैं, हम अपना जीतेंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अरे हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। जनता के साथ जो धोखा हुआ है, जो छलावा हुआ है, जो जुमले फेंके गए जनता के साथ, जनता उन जुमलों को लेके बैठी है, इंतजार कर रही है कि कहां है वो किसान, जिसके किसानों के साथ अत्याचार हुआ। आज किसान ठीक है, ये मुद्दे आप उठाएंगे चुनाव में, पूर्व में भी उठाए, आगे भी उठाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, सवाल का जवाब अनुराग भदौरिया जी ने तो नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बीजेपी कह रही है हम सारी जीतेंगे, बहन जी कह रही है सब पर हमारे भी कैंडिडेट, सपा कह रही है सब पर हमारे भी कैंडिडेट, क्योंकि अभी तक उसने ये तो डिक्लेयर किया नहीं है कि वो विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस के साथ है। तो यूपी में तो विपक्ष आपस में ही मार काट करके खत्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। अब आपको लग रहा है, आपका अपना सोच है, हमारे जो पत्रकार महोदय हैं उनकी अपनी सोच है कि हम इतने चुनाव हार गए। अरे 60 साल से जब चुनाव जीत रहे थे तब उसके बाद भी हार गए ना। ये थोड़ा सा राजनीति को और जनता के मुद्दों को बहुत सतही तौर पर नहीं लेना चाहिए आपके पैनल में बैठे लोगों को, जो लोग विश्लेषक के रूप में आते हैं। किसी का भी आप समर्थन करें, कोई बात नहीं। हम आपसे 2-3 चीजें कहना चाहते हैं आस्था जी। पहली चीज, ये चुनाव जनता के नेतृत्व में हो रहा है, किसी दल के नेतृत्व में नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, मुद्दे और जो गठबंधन है ये जनता तय करेगी। जिसको महंगाई की परेशानी है, जिसको मणिपुर के जलने की परेशानी है, जिनको चीन से सीमा की सुरक्षा की परेशानी है, जिसको अग्निवीर की समस्या है, जिसको महंगाई की और सिलेंडर की और पेट्रोल डीजल की समस्या है, वो आज की डेट में गठबंधन तय करेगी। उसके दबाव में गठबंधन होगा, और जो उसके दबाव से मुक्त होना चाहेगा जनता उसको परमानेंट मुक्त कर देगी, चाहे वो कोई दल हो और कोई भी हो। आज की डेट में मायावी शासन है, आपको मुद्दों से भरमाया जाता है। अस्पताल में हत्याएं हो जाती हैं, कचहरी में हत्याएं होती हैं, जेल के अंदर हत्याएं होती हैं, उसके बाद भी कहा जाता है कि यहां पर राम राज्य है, कानून का शासन है आपके सामने। तो ये सारी चीजें पुलिस की एट्रोसिटी, या पुलिस या तो मारी जाती है अपराधियों के द्वारा, और या वो गरीब जनता को मारती। तो हर शख्स इस सरकार में परेशान है। वो शख्स जो है, जो जनता है, उसके दबाव में गठबंधन होगा, और जो उस गठबंधन से बाहर रहेगा जनता उसको उसका उचित रास्ता दिखाएगी। और एक आखिरी बात अनिला जी ने जो बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, उन्होंने कहा कि हम तो साहब 24 घंटे 24x7 काम करते हैं। अनिला जी, सोते कब हैं? बाकी चीजें कब करते हैं? दिमाग खराब हो जाएगा, नींद की दवाई लेनी पड़ेगी, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सारी की सारी भाजपा को 7-8 घंटे सो जाया कीजिए,
नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा भाजपा का भी और उनके कार्यकर्ताओं का भी, और स्वास्थ्य खराब हो गया इसलिए हम आपको परमानेंट जो है 8 घंटे आप संकेतों में जो सलाह दे रहे हैं अनिला जी को, वो सुन रही है बड़े ध्यान से। अनिला जी मैं इसे ऐसे ही नहीं बोलती हूँ इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी, इतने कंफ्यूज रहते हैं इनके नेता, इनके कार्यकर्ता। साहब बीजेपी कोई एक कार्यकर्ता की पार्टी है क्या? 24/7 की जब हम बात करते हैं तो हमारा हर कार्यकर्ता जो है उसको कार्य दिया जाता है, समय अनुसार कार्य दिया जाता है और वो कार्यकर्ता है। पर आप लोग की बुद्धि का मैं क्या कहूं, आप तो हमको साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा दे रहे हैं, सलाह देने सोइए। अरे सोने के लिए तो आपके नेता बहुत हैं, सोने के लिए तो समाजवादी पार्टी के नेता बहुत हैं, बीएसपी के नेता बहुत हैं। हम तो कर्मठ लोग हैं साहब, काम करते हैं। और आपने भी बहुत सारी चीजें गिना दी कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है किसको वोट देगी, पर उससे पहले अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे ना 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हारेगी। इनके नेता 2022 के चुनाव में कहते थे कि समाजवादी पार्टी 400 सीटों से ज्यादा जीत कर आएगी। और क्या हर्ष हुआ? क्या हर्ष हुआ? ऐसे ये कह रहे हैं कि 80 सीटों पे हम जीतेंगे। 80 की 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो सीधी सी बात है, लगता है आरएलडी के साथ इनका गठबंधन जो है वो टूट गया है या टूटने वाला है। नहीं तो ऐसा क्या है कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपना प्रभारी नियुक्त कर दिया है। दूसरी बात यह है, जो इस प्रदेश में आतंकियों से छुटकारा चाहेगा वो बीजेपी को वोट करेगा, दंगाइयों से जो छुटकारा चाहेगा वो बीजेपी को वोट करेगा, परिवारवाद से जो छुटकारा चाहेगा वो बीजेपी को वोट करेगा, विकास जो चाहेगा वो बीजेपी को वोट करेगा, तुष्टीकरण की राजनीति को जो नहीं चाहेगा उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, जो महिलाओं का सम्मान करता हो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और ये सारी चीज ना तो समाजवादी पार्टी में है। लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूँ, यहाँ पे तो महिलाओं ने नहीं वोट दिया प्रियंका जी को, अब तो वो नजर भी नहीं आती हैं। सब उससे पहले राहुल जी यहाँ से चले गए थे। ये वही उत्तर प्रदेश है ना जिसने इतना झोली भर भर के इस परिवार को दिया। ठीक है, केवल चुनाव हार गए तो गायब हो गए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता बेहद समझदार है सुरेंद्र जी, अनुराग जी। ठीक है, अनुराग जी से सवाल ये है कि जिस पीडीए कॉम्बिनेशन और फॉर्मूले को आप लोग लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसमें अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आप तो जनरल की बात ही नहीं कर रहे। देखिए बीजेपी बिल्कुल सही कह रही है, बीजेपी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि बीजेपी मानसिक रूप से सो रही है। उसे दिखाई नहीं पड़ता है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, युवा दर दर भटक रहा है, उसको रोजगार कैसे मिले। उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि महिलाओं को किस तरह से जो देश के लिए यहाँ पदक जीत के आई थी किस तरह से उन्हें घसीटा गया था, दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है किसान एक साल तक धरने पे बैठा रहा, न जाने कितने किसानों की मौतें हो गई, उसको पता ही नहीं चला कब गर्मी आई, कब ठंड आई, कब बारिश आई, वो उसी में बैठा रहा। उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप सो रहे हो, आप जग के सो रहे हो। समस्या इस बात की है, आदमी सो रहा हो तो समझ में आता है, आप तो जगे हुए सो रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए आप जगिए, कम से कम देखिए कि समाज के अंदर में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, समाज में लोग कितना परेशान है, उस परेशानी से जगिए आप देखिए। ठीक है, मेरा एक सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी से भी और अनुराग भदौरिया जी से भी, एक एक करके आप दोनों जवाब दीजिए। ठीक है अनुराग जी, आप दोनों से मेरा सवाल है। सवाल ये है कि आपने महंगाई की बात की, आपने पेट्रोल डीजल की बात की, आपने बेरोजगारी की बात की, आपने किसानों के मुद्दे को उठाया, लेकिन ये सारे मुद्दे तो आप पूर्व के कई चुनावों और उपचुनाव में उठा चुके हैं, उस पर आप नतीजा देख भी चुके हैं। तो क्या 2024 के लिए भी इन्हीं मुद्दों को आगे करेंगे? आपको नहीं लगता विपक्ष को कुछ और मुद्दे खड़े करने चाहिए, बड़े करने चाहिए, और कम से कम विपक्षी एकता अगर नजर आएगी तो उन मुद्दों को और आप प्रमुखता से उठा पाएंगे? सुरेंद्र राजपूत जी। आस्था जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने, आप बड़ी योग्य प्रस्तुता है। 3-4 चीजें बड़ी साफ है। पहली बात, हम चुनाव जीते या चुनाव हारें, हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से झूठी रचनाएं नहीं गढ़ेंगे, झूठे मुकदमे नहीं गढ़ेंगे, झूठे मुद्दे नहीं गढ़ेंगे। जो असलियत के मुद्दे होंगे, किसान की समस्या है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का खर्च 3 गुना हो गया है, हम इस बात को उठाएंगे। हम उसमें चुनाव एक तरफ है और ये मुद्दे उठाना एक तरफ। महंगाई हम उठाएंगे, 70 रुपए की चीज 210 रुपए में हो गई। आप पेट्रोल डीजल का हाल क्या हो गया है, गृहिणी का हाल क्या, आप खुद भी एक गृहिणी है, प्रस्तोता के अलावा तो गृहिणी है ना। हमारे समय में 395 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आपको आज की डेट में अच्छा लग रहा है क्या 1200 रुपए का? नहीं लग रहा होगा। तो मैं आपको बताऊं, हम असलियत के मुद्दों पर रहेंगे, उस पर वोट मिले
अच्छी बात है, हम जनता को जागरूक करने की बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मायावी तंत्र है, झूठा तंत्र है, सुन लीजिए, छोटी सी बात है, चूंकि अनिला जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, मैं इसीलिए थोड़ा सा इस वाले चैनल पे आना मेरा कम रहता है कि पूरी बात नहीं हो पाती। अनिला जी ने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा साहब हम तो जागते हैं 24/7, सोने तो आप रहते हैं। अरे भाई, जागता 24 घंटे दीमक भी रहता है, वो बनाता नहीं है अनिला जी घर को। दीमक की तरीके से घर को नाश मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, इसलिए थोड़ा सो जाइए, आराम करके अच्छे से घर को बनाने का काम कीजिए। जो हमने 70 साल में घर बनाया था, एम्स बनाए थे, IIT बनाई थी, हमने तमाम हरित क्रांति करी थी, दुग्ध क्रांति करी थी, हमने सब जगह पे एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे, मतलब हजारों काम किए थे, RTI दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू आपने पाकिस्तान का जिक्र कर ही दिया है सुरेंद्र राजपूत जी। तो सवाल मेरा यही है कि इस बार चुनाव की तैयारियों में अभी से आप जनसभाओं को उठाकर देखें तो बीजेपी की तरफ से POK का नाम बार बार लिया जा रहा है, POK का जिक्र बार बार किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं या जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिशें होती हैं वो सब एक तरफ रह जाती हैं? दो चीजें बड़ी साफ हैं, एक तो PDA पर और दूसरे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे हमारे देश के एक एक नागरिक का हक है, बहुत साफ। संसद ने मुद्दा पार किया है। आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर नरेंद्र मोदी जी लेने के लिए सेना को भेजेंगे, सुरेंद्र राजपूत बंदूक लेकर के आगे चलेगा, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, बहुत साफ बात। दूसरी बात, जो अभी केशव मौर्य जी ने PDA का फॉर्म बताया, फुल फॉर्म बताया था कि दंगाई हैं, अपराधी हैं, तो देश के पिछड़ों को, देश के दलितों को और देश के अल्पसंख्यकों को जो दंगाई और अपराधी कहने का कुकृत्य केशव मौर्य की भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जनता इसका जवाब देगी, अच्छे से देगी। और अभी तक अनिला जी आप चुनाव जीत रही थी, अब हारते हुए भी देखेंगे। अनिला जी कुछ कहना चाहती हैं? मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट है, अनिला जी, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी। जी, सबसे पहली बात तो मैं सुरेंद्र जी आपको ये बता दूं, आप समाजवादी पार्टी में आ रहे हो तो आप खुलकर बता दीजिए, जिस प्रकार से आप समाजवादी पार्टी की यहाँ पे वकालत कर रहे हैं जबकि उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं। PDA समाजवादी जनता की वकालत करना, अगर समाजवादी पार्टी की वकालत करना है तो हम कर रहे हैं। दिया और डी से मतलब दलित नहीं है इनका, दंगाइयों का साथ लेते हैं ये, और ए का मतलब अपराधी, जघन्य अपराधी, जिनको ये टिकट दे देकर असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश को पसंद नहीं है। योगी जी का बुलडोजर जब चलता है, जाते जाते मैं चाहूंगी अनुराग जी बता दीजिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी या नहीं, चुनाव मिलकर लड़ेगी या नहीं 2024 के लिए? पिछला दलित अल्पसंख्यक तो उसमें आतंकवादी ढूंढ लेते हैं, उसमें गुंडे ढूंढ लेते हैं। कमाल की बात है भैया, आप कम से कम जनता का तो सम्मान करो ना। जनता का क्यों अपमान करते हो? दलितों का क्यों अपमान कर रहे हो? पिछड़ों का क्यों अपमान कर रहे हो? अल्पसंख्यकों का अपमान क्यों कर रहे हो? भाई, हम आपसे विकास के, हम चाहते हैं समाज के हर वर्ग को आगे आने की जरूरत है, पिछड़ों को भी अधिकार मिले, आगे आए। 2024 के लिए कांग्रेस के साथ वाले मोर्चे में आएगी कि नहीं समाजवादी पार्टी? अनुराग भदौरिया जी, आगे लेके सुन ले, सपा आएगी क्या कांग्रेस के साथ वाले मोर्चे में? अरे मेरी बात सुनिए, पूरे जनता को, हमें उत्तर प्रदेश की जनता को आगे लेके आना है। उत्तर प्रदेश की जनता का विकास मतलब होगा जब उत्तर प्रदेश की समूची जनता। इस प्रश्न का आप जवाब नहीं देना चाहते, जनता को आगे लाना चाहते हैं, मुद्दे उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और 2024 के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को दुरुस्त करने में लगी हुई हैं और बहुत सी ऐसी बातें और मुद्दे जिन पर पत्ते नहीं खोलना चाहती। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, धर्म और जाति की आड़ में वोट बैंक की राजनीति, यह हिंदुस्तान की सियासत की वो हकीकत है जो आजादी के बाद से ही देश के लोकतंत्र को खोखला कर रही है। जाति और धर्म के सहारे सत्ता हासिल करने की कोशिश ही तुष्टीकरण की सियासत को जन्म देती है। और अब तो हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि किसी एक जाति के दम पर चुनावों में जीत संभव नहीं है। लिहाजा सत्ता को अगर साधना है तो उसके लिए जातियों का एक कॉकटेल बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी जातियों के कॉकटेल का समर्थन हासिल करने के लिए PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसको साथ लाने के फॉर्मूले की जरूरत महसूस होती है। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है, और ट्रेंड ये कि PM मोदी का ऐसा जादू चला है कि जातियों की सारी जंजीरें तोड़कर मतदाताओं ने वोट दे दिया। मानो PM मोदी ने जातिवाद की सारी परिभाषाओं को धत्ता साबित कर दिया। लेकिन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो MY फॉर्मूला फेल हुआ तो PDA यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन तीनों को एक साथ लाकर बीजेपी को अब टक्कर देने की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अब ऐसे में यह देखना है कि क्या विपक्ष जाति के आधार पर बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब होता है या फिर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से जाति का चक्रव्यूह भेदने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे इस चर्चा का अंत रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना के साथ, रश्मि रथी की इन पंक्तियों के साथ। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।